welcome to my channel Unique Chemistry Classes. I am Nisha. Now we will study about the qualitative properties. आपको लास्ट लेक्चर में जब रोल्स लॉ करवाया था तब आपको एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वहां पे रिप्रेजेंट करके दिखाई थी. क्या थी? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यानी जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं, कैसा सोल्यूट? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. यानी जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं टू फॉर्म द सॉल्यूशन, तो हमने ये देखा था कि वहां पर वेपर प्रेशर्स में कमी आती है. ठीक है, उसको कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था? फॉर द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर इज P0S बिकॉज दैट इज इन द प्योर फॉर्म. उसके बाद जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज PS. हम उसको क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग कर रहे हैं वहां पर. तो उसको किससे रिलेट कर देंगे? प्योर फॉर्म से. दिस विल गिव यू द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. और उसमें जो कमी आ रही है वेपर प्रेशर में वो किसकी वजह से आ रही है? सॉल्यूट के ऐड करने से. और जितने नंबर ऑफ मोल्स हम सॉल्यूट के ऐड वहां पर करेंगे उसी बेसिस पर हमारे वेपर प्रेशर्स में वहां पे कमी आएगी. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बना था? P0S माइनस PS डिवाइडेड बाय P0S इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, यानी कि B क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट. जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा मेरे जो वेपर प्रेशर है उसमें कमी आ रही है. देन नेक्स्ट एक बात आपको और बताई थी कि इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, हम स्पेशली पढ़ रहे हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल. ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इसी से निकालेंगे ना बेटा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है किसी भी कंपोनेंट का? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन. यही होता है ना. तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स. तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर मेरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है इट मींस दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसकी डिटेल्स हमने रोल्स लॉ जब पढ़ा था वहाँ पे कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है बेटा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना. ठीक है, यानी जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए कि आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ही ऐड करेंगे. ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही ऐड करेंगे. तो यहाँ पर क्या है आपकी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पहले नॉर्मल वे में मतलब समझते हैं. देखिए मान लीजिए आपने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, जस्ट इमेजिन एक सॉल्वेंट लिया हुआ है. यहाँ पर इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आने का क्या मतलब है? कि हम इसको इतना गर्म करें कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटे और वो वेपराइज हो जाए. ठीक है, इवेपोरेट हो जाए. दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट. यही होता है ना. नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करेंगे और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगी, वो वेपराइज होंगे, तो उसको बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जब हम इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. जब हम इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होगा. यहाँ पे ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के अंदर, इसके अंदर कुछ हमारे सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इन बिटवीन, क्योंकि वो उसके अंदर क्या हुए? मिक्सअप हुए तो कहीं ना कहीं जगह वो भी लेंगे. तो कुछ हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. अब मुझे क्या करना है? वेपराइज करना है. तो देखिए पहले मान लीजिए ये लिक्विड 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था. जस्ट इमेजिन ये लिक्विड जब सॉल्वेंट अकेला था तो 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था. तो अब देखो मैंने क्या किया? 50 डिग्री सेल्सियस पर 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल उड़ रहे थे ना. अब जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो इन 6 में से 3 मॉलिक्यूल की जगह किसने ले लिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने. अब वो नॉन वोलेटाइल है, वो नहीं उड़ेगा. ठीक है, तो इसी 50 डिग्री सेल्सियस में कितने मॉलिक्यूल उड़ेंगे बेटा? मेरे सिर्फ 3 उड़ेंगे ना. अब मुझे 6 उड़ाने हैं तो मतलब मुझे 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को मुझे ऊपर उठाना है. पहले उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद वो फिर उड़ के जाएंगे. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करती हूँ तो उसके ऐड करने की वजह से मेरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको फर्दर केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं डिटेल में। दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम देखते हैं एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए अगर यहाँ पे बेसिकली देखें तो हमने क्या किया था, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ था। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें जो आपको बुक्स में स्पेशली दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। दिस इज योर वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे आप, टेम्परेचर। ठीक है बेटा, वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, टेम्परेचर। अब देखिए हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लीजिए आपने पहले दिखाना है प्योर सॉल्वेंट का, फिर आप दिखाएंगे किसका, सॉल्यूशन का। तो प्योर सॉल्वेंट का आप दिखाएंगे तो मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ये, ठीक है, एक प्योर सॉल्वेंट लिया आपने, जस्ट इमेजिन उसका किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ये। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होएगा। ठीक है, क्या आएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होएगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि ये वो वेपर प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ, ये वो वैल्यू है प्रेशर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ। अब जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। दैट रिप्रेजेंट्स टू द बॉइलिंग पॉइंट। साइंस की भाषा में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, क्या डेफिनेशन है, इट इज अ टेम्परेचर when the vapor pressure of the liquid equals to the atmospheric pressure। ठीक है, आम आदमी क्या बोलेगा, उबल गया, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। नहीं, जब हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते धीरे 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 वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। इसका मतलब इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये वाला टेम्परेचर। ठीक है, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ये टेम्परेचर। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टीबी नॉट से। टीबी नॉट से क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। व्हाट इज दिस, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर हल्का सा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, जब मैं इसके अंदर हल्का सा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगी तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसी सेम टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर है ये। अब ये बताओ ग्राफ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ ग्राफ का स्लोप नीचे क्यों दिखा रहे बेटा, ऊपर क्यों नहीं दिखा रहे। ठीक है, ग्राफ का स्लोप नीचे क्यों दिखा रहे, हमारा सोल्यूशन का ऊपर क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए स्लोप नीचे जा रहा है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि स्लोप नीचे क्यों आ रहा है, इसका स्लोप ऊपर क्यों नहीं बना रहे, तुमने यहाँ क्यों नहीं बनाया सॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ बनाने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर इसी टेम्परेचर पर ज़्यादा होना। हमने क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट में, वेपर प्रेशर कम होता है सोल्यूट ऐड करने से। तो सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर मान लीजिए इतना है। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, and that point is known as boiling point of solution। अब देखिए यहाँ पे solution का boiling point solvent के boiling point से ज्यादा है। ठीक है, that represents you the elevation in boiling point। तो कैसे represent करेंगे, delta TB is equal to TB minus TB। How you can find the elevation in boiling point, delta TB is equal to TB minus TB norm। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ये जो टेम्परेचर में जितना भी इंक्रीज हो रहा है, दैट चेंज इन द टेम्परेचर, दैट चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने ये पाया एक्सपेरिमेंटली कि जो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट।
ठीक है, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मैं कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डाल रही हूँ, दैट रिप्रेजेंट्स द मोलैलिटी। तो जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास, दैट इज नोन एज Kb। इस Kb को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? दिस इज आल्सो नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या तो इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो आपको जितना भी टेम्परेचर में राइज अप होएगा दैट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला Kb इनटू में x। ठीक है, कर लोगे फाइंड आउट इसको। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो आपके बॉइलिंग पॉइंट में आपको एलिवेशन होता हुआ दिखाई देगा। वो कितना एलिवेशन होएगा दैट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ कमी आना। ठीक है, अब पहले इसको आम भाषा में समझेंगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा, उसके बाद इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? आम आदमी की भाषा में बात करते हैं। कब बोलोगे तुम किसी भी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट? जब कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए, यही बोलोगे ना। भाई पानी था, पानी जब बर्फ बन गई, किस टेम्परेचर पर पानी बर्फ में बदली, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यही बोलोगे ना। तो पहले इसको समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डिप्रेशन। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट था, जस्ट इमेजिन प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या किया? टेम्परेचर डाउन किया। जस्ट इमेजिन ये लिक्विड ही है, मैंने टेम्परेचर डाउन किया। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डाउन करूंगी मॉलिक्यूल पास आएंगे, क्योंकि एनर्जी कम होएगी उनकी। मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो क्लोज आके क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा के बिल्कुल कंजस्ट होके बढ़ जाएंगे। इट मींस दे फॉर्म द सॉलिड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी बेटा, ये मॉलिक्यूल पास आएंगे और इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये सॉलिड में बदल जाएंगे। अब मैंने मान लो इसके अंदर डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मैं इसके अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रही हूँ तो क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के भी आ जाएंगे बीच में। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल क्या आएंगे? सॉल्यूट के भी आ जाएंगे बीच में। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आने के बाद क्या होगा? मान लीजिए ये टेम्परेचर था आपका 0 डिग्री सेल्सियस शुरुआत। ठीक है, या 0 मत लीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए इमेजिन। अब 10 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, जब ये प्योर बैठा था, सारे पास आए, इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाई और ये सॉलिड में बदल गए। जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या है? ना तो इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनानी है और ना इनको क्लोज आने दे रहे हैं। ठीक है, अब बीच में अड़के बैठ गए, ना तो इन्होंने खुद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनानी है और ना साइड वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ये बनाने दे रहा है। तो मुझे क्या करना है? टेम्परेचर इतना डाउन करना है कि ये दोनों मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ जाए कि इसको बीच से हटना पड़े। दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट टू क्लियर, दिस इज जनरल रूल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि डिप्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तुम्हें इतना टेम्परेचर डाउन करना है कि ये दोनों बिल्कुल क्लोज आ जाए और इसको यहाँ से हटाए, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी तरीके से बन जाए। तो ये काम 10 डिग्री सेल्सियस में तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस में तो इन्होंने बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने के पास आके। अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा और जोर लगाना है, बीच में से मॉलिक्यूल को हटाना है एक तरीके से। तो हमें टेम्परेचर और डाउन करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना सके और यहाँ पे फ्रीज हो सके। दिस इज जनरल आइडिया टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड फॉर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जनरल आइडिया। अब इसको साइंटिफिक वे में बात करते हैं कि साइंटिफिक वे में हम कैसे बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हुआ क्या है यहाँ पे बेटा? देखो, पहले ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसको। वही ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। वाई एक्सिस पे लिया मैंने वेपर प्रेशर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया क्या? टेम्परेचर। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है साइंटिफिक में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? जो वेपर प्रेशर है हमारा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है दैट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट।
ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहा था, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। चलिए, तो हमने क्या लिया, पहले लिया प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का मान लो ये टेम्परेचर हमने ले रखा है, जस्ट इमेजिन हमने इस टेम्परेचर पर हम काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर धीरे 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 डाउन में लेके आ रहे हैं। जिस जैसे हम धीरे 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 डाउन में लेके आ रहे हैं टेम्परेचर, इस पॉइंट के बाद हमने देखा बहुत एक ड्रास्टिक डिक्रीज आया वेपर प्रेशर में। ड्रास्टिक डिक्रीज आने का क्या मतलब है, ये वो पॉइंट है जहां पर जो मेरा वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड बनने के बाद वेपर प्रेशर में एकदम से ड्रास्टिक डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये वो टेम्परेचर होगा जो मेरा क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड। भाई इस टेम्परेचर के ऊपर मेरा जो प्योर लिक्विड था वो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगी, क्या होगा, वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा ना, इसीलिए स्लोप इसका भी क्या होगा, नीचे बनेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए इस टेम्परेचर पर इनका वेपर प्रेशर ये था। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करती जा रही हूँ, ये इस पॉइंट पर आके मिला है सॉलिड स्टेट से। And this is the temperature which represents you the freezing point of the solution. तो देख सकते हैं यहाँ पे freezing point में क्या है, डिक्रीज आया है। So the change in temperature, आप change in temperature कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, डेल्टा TF is equal to T नॉट F minus TF। ठीक है, तो change in temperature क्या है, T नॉट F minus TF। याद कीजिए, डेल्टा T भी क्या बताया था मैंने, TB minus TB नॉट, यही बताया था ना, अभी पीछे यही बताया ना, तो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्लियर हो रही है ये चीज, ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कम ही माइनस करेंगे तभी चेंज निकालोगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। और एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया गया, जो ये चेंज इन टेम्परेचर आया है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में, जो कमी आई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी कमी आई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, अगेन वही नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज KF। और KF क्या कहलाता है आपका, जैसे वो कहलाया था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या कहलाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा बेटा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और नाम था उसको, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपके फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई है, यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना लाजमी है जब हम उसमें सॉल्यूट डालेंगे। ठीक है, यही चीज तो यूज होती है आपके, जब पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है तो क्या करते हैं, नमक छिड़क देते हैं, बर्फ पिघल जाती है। ठीक है, क्यों पिघल जाती है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है। अब जिस पॉइंट पर मेरा पानी फ्रीज हो रहा था उससे कम पे जाएगा, फ्रीज होएगा, तो सारी की सारी बर्फ क्या हो जाएगी, फटाफट पिघल के सारे रोड साफ हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी। कुल्फी खाते हो, कुल्फी के अंदर भी नमक होता है ना, होता है ना नमक कुल्फी के अंदर थोड़ा बहुत, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कुल्फी जमाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई बात समझ में। लास्ट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें बायोलॉजी के 2-3 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट इज योर डिफ्यूजन। तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन इज द फ्लो ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल, क्योंकि डिफ्यूजन स्पेशली गैशियस मॉलिक्यूल के अंदर ही देखने को मिलता है। दिस इज द फ्लो ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। आसान सी भाषा में जब खाना बनाती है मम्मी किचन में, अगर तुम्हारा पसंदीदा खाना है तो खुशबू तुम्हारे रूम तक पहुंच जाएगी आराम से, है ना। खुशबू सुनते ही बोलोगे हाँ आज तो ये बनाया है। तो होता क्या है, जो गैशियस पार्टिकल्स है वो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर रहे हैं।
ठीक है, अगरबत्ती जलाते हो, रूम के एक कॉर्नर में जलाते हो, पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, होता है ना ये चीज। तो यहाँ पे क्या है आप बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, स्पेशली गैसियस होते हैं बेटा यहाँ पे, यू कैन से मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूव करना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बेटा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, दिस इज मूवमेंट ऑफ द लिक्विड के अंदर होता है बेटा स्पेशली। अब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट भी डाल रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है ऑस्मोसिस, दिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from their higher concentration to their lower concentration। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव के अंदर यहाँ पर उलझाते हैं, स्पेशली नीट के अंदर यहाँ पर उलझाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, हमने क्या कहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, मान लो मैंने यहाँ पे कंटेनर है जिसको कंटेनर को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस हिस्से में मैंने सिर्फ डाला है पानी और इसमें डाल दिया मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक। ठीक है, क्या डाल दिया पानी के अंदर, थोड़ा सा नमक। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड और आएगा, हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में एक हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगानी है, उस मेम्ब्रेन से मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी का इस तरफ मूव करना इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और बनती है जो कंफ्यूज करती है बच्चों को कई बार। क्या है डेफिनेशन, वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं बच्चे, क्या कंफ्यूज करते हैं, यूँ कहेंगे मैडम आपने ऊपर लिखा था हायर टू लोअर, अब लिख रहे हो आप लोअर टू हायर, ये तो अपोजिट हो गई। इसका मीनिंग समझो, यहाँ पे मैंने बोला सॉल्वेंट फ्रॉम देयर, सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इस डेफिनेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बेटा लोअर कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, जिसमें सॉल्यूट कम होगा। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं ना, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो। मैंने यहाँ पे बोला है सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो मीनिंग तो यही निकला ना, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए सेमी परमिएबल। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ऊपर वाली डेफिनेशन में, पानी का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन देखनी है कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ पानी का मूवमेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के हिसाब से। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होना मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। कॉन्सेप्ट तो यही है बाय यूजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा ऑस्मोसिस के अंदर मैं ये कह रही हूँ, पानी जो है ना अपनी कंसंट्रेशन से, पानी अपनी कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर देखो पानी इस तरीके से मूव करेगा, उसकी लहर बनेगी, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ प्रेशर तो बनाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, एक प्रेशर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगा दूं और उस पिस्टन से इतना प्रेशर लगाऊं कि ये पानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाए, यानी कि ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए। अब यहाँ से पानी ऐसे बेटा मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ प्रेशर तो लग रहा होगा, पानी की लहर बनती है तो प्रेशर तो बनता है। मैंने इस तरफ से पिस्टन से इतना प्रेशर लगाना है कि वो पानी रिवर्स हो जाए, मतलब इससे ज्यादा प्रेशर लगाना है। दैट प्रेशर इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को आप बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब पिस्टन से इतना प्रेशर लगाओ कि आपकी ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाए। आपका जो आरओ होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ की फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। गंदे पानी से साफ पानी मिले आपको पीने के लिए, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आप इतना प्रेशर लगाइए, दैट प्रेशर इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमने ये पाया कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी आपको उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी पानी उतनी ज्यादा प्रवाह से आएगा, उतनी ज्यादा तेजी से आएगा। तो जितनी ज्यादा तेजी से पानी आएगा प्रेशर भी उतना ज्यादा बनेगा, मुझे प्रेशर ऊपर से भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैंने ये भी पाया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, भागने की ताकत भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी वजह से मुझे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी साइकिल से ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C into में T। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, CRT, वेयर R इज ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है जिसको हम गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स यू द ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कोई भी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्यूट डालूंगी तो उसके अंदर एक प्रेशर जन्म लेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसी ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं बेटा। एक होते हैं हाइपोटोनिक, एक होते हैं हाइपरटोनिक, एक होते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, कॉन्सेप्ट समझते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक का, बिकॉज इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर आ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। मान लीजिए आपने ये 2 सॉल्यूशन बनाए, इसके अंदर 2 कंटेनर लिए, इसके अंदर क्या है, प्योर वाटर है, इसके अंदर क्या है आपका सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर आपने क्या बोल दिया, मान लीजिए नमक बोल दिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, इसके कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। इसके कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन लेस होती है। हाइपरटोनिक वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन मोर होती है। ठीक है, और आइसोटोनिक वो होगा, मान लीजिए मैंने 2 कंटेनर लिए, दोनों के अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया, तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के लिए क्या हो गए, आइसोटोनिक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्या आ जाता है, बोर्ड में न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपने एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब अगर आइसोटोनिक है तो दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। ठीक है, उस बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो आइसोटोनिक कौन सा होता है, जिसके अंदर दोनों तरफ हमारी सेम टाइप की कंसंट्रेशन होती है, सेम टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट योर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे पढ़ी है, और चारों के चारों को हम कॉलिगेटिव क्यों कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हमने कौन सी पढ़ी है, पहली पढ़ी है हमने रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट S माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट S इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। सो दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड आपने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू Kb इनटू में M मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इट मींस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी हमने पढ़ी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू Kf इनटू में M मोलैलिटी, अगेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ हमने पढ़ी है osmotic pressure, that is equal to CRT, where the C is concentration, and concentration किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉल्यूशन की, या तो मोलैरिटी में या मोलैलिटी में।
या नॉर्मेलिटी में। यहाँ पे हम किससे डील करेंगे? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी से। किससे डील करेंगे? मोलैरिटी से। ये टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा एंड दिस इज योर गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन टर्म व्हिच इज मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। तो चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप चेक कर सकते हैं, चारों की चारों प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। सो ऑल दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव properties and these all are the formulas for the colligative properties, very important for the board, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक 100% आने के चांस आपके यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका 100% यहाँ से बनता है बोर्ड्स के अंदर। सो दीज ऑल आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कल हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर में क्या बताएंगे, एक हल्का सा आइडिया आपको दे देते हैं। कल डिटेल में हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कई बार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से जो हम वैल्यूज निकाल के लेके आ रहे थे वो गलत आ रही थी। तो ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है, क्या है हमसे जो छूट रहा है, तो वो चीज हमें पढ़नी है वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। समझ में आया है सभी को? अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू, टू क्लियर यू दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।